बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज के जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है क्योंकि आज मुल्तान का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं और इतनी अच्छी और मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार हो गया और बहुत सारे लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी इलाकों में जो है वो बारिश नहीं हुई बल्कि ओले भी जो है वो बरसे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मौसम तो सबको अच्छा लगता है लेकिन ये जो मौसम है ये बाइस रहमत हो, बाइस ज़हमत ना बने क्योंकि बहुत सारे हमारे जिस तरह आम के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम लोगों को शदीद इंतज़ार भी है कि मुल्तान के आम जो है वो कब आएंगे, तो उसी के साथ जो है वो वेट भी कर रहे हैं और आम के बागात को भी जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख नवीद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन इनसे हम जानेंगे क्योंकि अभी जिस तरह हम बात करते हैं कि महंगाई भी है और महंगाई के साथ साथ आज के दौर में घर बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के हवाले से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि आजकल वैसे ही फ्रॉड वगैरह के चक्कर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को जो है बेवकूफ़ भी बना दिया जाता है। इस हवाले से इनसे इंफॉर्मेशन जानेंगे कि किस तरह अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो क्या तरीक़ेकार है, किस तरह फ्रॉड से बचा जा सकता है, इस तरह के मामला से इनसे बात होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि जिस तरह अभी प्रॉपर्टी का जो बिजनेस चल रहा है अभी वैसे कहते हैं काफ़ी डाउन चल रहा है, क्या आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, जो पहले से और अब में काफ़ी फ़र्क है, ना होने के बराबर है। इसकी जो मेन वजह यही है कि जो डॉलर का इंक्रीज़ होना और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो कैसे ज़मीन परचेज़ करेंगे, अपने घर बनाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो इसमें हम देख लें, अगर सरिया है उसका रेट पहले से मेरा ख्याल है 50% ज़्यादा हो गया है। या सीमेंट की बात करें तो वो ऐसे ही है, मजदूरी है, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं जिससे लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। तो मुल्क में दूसरा, हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है जो कि एक इनको कंट्रोल किया जाए माफिया को। और जैसे कि डॉलर एक माफिया ने इंक्रीज किया हुआ है, अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो जवाल का शिकार क्यों है इस टाइम? मेन वजह यही है बेरोजगारी और महंगाई। सही है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है अभी हमारे जो रोही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही वसीम से हम जानेंगे जो मुल्तान की हमारी टॉप स्टोरीज होती हैं वो इनसे डिस्कस करेंगे कि इस टाइम अगर हम बात कर लें सबसे पहले इनसे कि निश्तर के हवाले से जो है बात कर लेते हैं कि उसका प्रोजेक्ट चल रहा था निश्तर 1 और निश्तर 2 का, और उसके साथ साथ कार्डियोलॉजी के हवाले से भी बात होगी। कहाँ तक मंसूबा पहुंचा है वसीम, इस हवाले से बताइएगा। आसमा, रिसेंटली जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान का जब दौरा किया तो उनका फोकस मुल्तान की 3 से 4 बिल्डिंग्स पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आया, जिसके अंदर सबसे पहले तो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग, निश्तर 1, कार्डियोलॉजी और इसके साथ चिल्ड्रन के अंदर जो यूनिट बन रहा है उसका। और डेडलाइन जो है वो भी दी गई कि इसी टेन्योर के अंदर जो है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और हमारे पास 1 जून तक का वक्त था क्योंकि टाइम जो है वो पास आउट हो चुका है। तकरीबन ओपीडी जो है वो फ़ाल है नश्तर की। और यहाँ कार्डियोलॉजी के तोसी मंसूबे की बात करते चलें तो कार्डियोलॉजी का तोसी मंसूबा भी तकरीबन हतमी शक्ल पे है। अभी इंतज़ार में है कि इनकी इनागुरेशन जो है वो कब होनी है। वो रिसेंटली 1-2 दिन में ही मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुद करेंगे। ये प्रोजेक्ट डिले होते 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 अब इसका क्रेडिट मैं कह सकता हूँ कि शायद इस गवर्नमेंट को जाता है क्योंकि इसने 2018 में कंप्लीट होना था और अब 2023। ये प्रोजेक्ट 5 साल जो है वो लेट हुआ। 2 से 3 ठेकेदार जो थे वो इसके अंदर से उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसके बाद नया ठेका दिया गया
मतलब जो 2018 के अंदर चीज़ कंप्लीट होनी थी वो अब 2023 के अंदर जो है वो कंप्लीट हो रही है। और इसी तरीके से अगर जैसा कि अभी भाई साहब भी फरमा रहे थे कि इफ़ेक्ट जो आ रहा है हमारी, पहले लोग ख़रीद लिया करते थे नई चीज़ें, नए लगाते थे, नए सरिये का इस्तेमाल ये वो। अब तो पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी दस्तरस पे नहीं रही, क्योंकि हमारा खुद अपना कबाड़ का बिजनेस है, तो मैं उस हवाले से ही बात करूँगा कि अगर पहले तो अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो लोगों का बढ़ गया है पुरानी चीज़ों की, और पुराना जो लोहा है उस टाइम उसका रेट भी जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, वो भी अब जो है वो दस्तरस में नहीं रहा। और लोहे का क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा होता है तो वो इतना सभी होते हुए इतने ज़्यादा पैसों का जो है वो बन जाता है। इफेक्ट्स जहाँ डॉलर के रेट ऊपर होने की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी में पड़ रहा है, इनका एक पूरा रूल होता है कि जिसके तहत आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको 5 साल के अंदर रिटर्न हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब जो रेशियो है वो डबल हो गई है। जो आपको इन्वेस्टमेंट 5 साल में रिटर्न होनी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट आपको 10 साल में भी उस तरीके से रिटर्न नहीं हो रही। अब इसका एक फ़ायदा कहा जा सकता है हो रहा है, एक ऐसा बंदा जो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट करता है। अब डॉलर का रेट महंगा होने की वजह से अगर मेरे पास एक गिलास है और वो 8 उसकी जो है वो सेल है, रेट महंगा होगा तो गिलास की डिमांड उतनी रहेगी, उसका रेट बढ़ चुका होगा, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाती है। मार्केट में आपके इंसुलिन नहीं है, मार्केट में आपके कार्डिक के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन जो हैं वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगा अभी तक जहाँ पे हम मेडिसिन को बनाते हो। हमारे यहाँ खाम माल आता है, हम उसको जस्ट मिक्सअप कर देते हैं। हमने यहाँ पर बनाने के लिए अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर जो है वो 11 से 12 कंपनीज जो हैं वो आई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी डाउन हुई हमारी कंट्री में कि वो 11 से 11 वापस चली गई, और अब वो कंपनीज दोबारा वापस आने के लिए भी तैयार नहीं है। अब एक फ़ायदा जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि जाहिर बात है जो बंदा बाहर से किसी भी प्रोडक्ट को मंगवा रहा है और यहाँ वो उसको सेल करता है, तो छोटा ताजिर पे तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती। जो बड़ी फर्म्स हैं वो अपना प्लांट यहाँ पे लगा सकती हैं, क्योंकि आपके आने और जाने का जो एक्सपेंस है वो बच जाता है। आप पूरी हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर प्लांट लगाएंगे तो जाहिर बात है आप खाम माल भी यहीं पे तैयार कर रहे होंगे, आप उसको मिक्सअप भी यहीं पे कर रहे होंगे। लेकिन इशू ये है यहाँ पर लोगों को प्लांट लगाते हुए कि स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल वो नहीं है, इकोनॉमी डे बाय डे आपकी डाउन जा रही है, और कोई भी बंदा ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है किसी ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए 6 बार जो है वो सोच रहा होता है, क्योंकि वो उसका कुल सरमाया ही होता है, और ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं जो हम किसी भी जगह के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी कार्डियोलॉजी के प्रोजेक्ट भी जो है वो आल्दो कंप्लीट है, और तोसी मंसूबा भी उसका आल्दो कंप्लीट है, और इसका 1-2 दिन में जैसी होता है तो इसका इनागुरेशन जो है वो कर दिया जाएगा। सही। अच्छा, आपसे जानेंगे, जिस तरह किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी हो, ज़मीन खरीदनी हो, या कोई भी इस तरह का प्लॉट खरीदना हो, तो उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें आजकल जो प्रॉपर्टी की दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड, रिसेंटली भी आपने और सोशल मीडिया पे भी लोग सुन रहे होंगे, देखा होगा कि कुछ लोग ऑफिस बनाते हैं बड़े आउट क्लास, उसके बाद जो बड़ी V8 कार्ड्स वगैरह तमाम रेंट पे ले लेते हैं। उसके बाद जैसे कस्टमर आता है बड़ा आके वो बड़ा मुतमईन हो जाता है, और वो अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के उनसे बटोर के और वो चले जाते हैं। तो जहाँ भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, पहले सेटिस्फाई अच्छे तरीके से अपनी तसल्ली करे और उसके बाद वो फिर वो प्रॉपर्टी खरीदे, बजाय। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ साहब है हमारे साथ खानेवाल से, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा था गवर्नमेंट को जो बजट आ रहा है उसमें गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए, जिन्हें अपना घर बनाना है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उसके लिए कुछ ऐसी स्कीम हो तो गरीब आदमी अपना घर तो कम अच्छा से बना। जैसे इधर मौसम की हालात इतने खराब है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बात यही है कि हर बंदा जो है वो महंगाई से वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है, और जाहिर सी बात है जिस तरह की अभी हम मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के लिए हर टाइम जो है वो इंसान मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब रहता है कि यार अभी सुबह क्या हो जाएगा, अगले दिन क्या होगा। तो इस हवाले से ना चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है जब तक हमारी मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और बजट के हवाले से तो अभी हम यही कह सकते हैं कि देखें
बजट आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या नई चीजें वो लेकर आ रहे हैं। अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहिरा हमारे साथ मौजूद है, सुहिरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? आसमा, अगर हम आपको मुल्तान के मौसम का अहवाल बताएं तो आज सुबह से ही मुल्तान का मौसम खासा खुशगवार है। आसमान पर गहरे सयाह बादलों का राज है और सुबह से ही तेज आंधी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की और कहीं पर तेज बारिश जो है वो भी बरस रही है। और इस वक्त अगर आपको वेदर की अपडेट दें तो इस वक्त भी ठंडी हवा चल रही है और सूरज कहीं पर हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आसमान पर जो है वो बादलों का राज है। ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है और मुल्तान के शहरी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मौसम जून के महीने में हम मुल्तान के शहरियों के लिए एक रहमत जो है वो समझा जा रहा है। दर्जा हरारत की हम बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 65% रिकॉर्ड किया गया, जबकि माहिरीन मौसमियात ने ये खुशखबरी भी सुनाई है कि आज शाम को और दिन के वक्त तेज आंधी और बारिश दोबारा से बरसेगी। बहुत शुक्रिया सुहिरा आपका। और जिस तरह सुहिरा ने बताया कि इस टाइम जो मुल्तान का मौसम है, जैसे मैंने सुबह भी बात की कि बहुत ही खूबसूरत हुआ है। अच्छा, और उसके साथ साथ जून का महीना है, सब लोग परेशान है। वैसे जून का महीना कभी इतना ठंडा हुआ नहीं, ऐसे वैसे ऐसे ही है बिल्कुल। और जून के महीने में तो अमूमी तौर पे जो हमारी बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही होती है। जून जुलाई हो गया आपका, ये 2 महीने तो आपके बहुत ही सख्त गर्मी के होते हैं। लेकिन जो रात गुजरी है वो भी बहुत गर्म थी और कल का दिन तो वाकई बहुत ज्यादा गर्म जो है वो महसूस हो रहा था। लेकिन अब जो है वो हालात बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं कि हम मरी के अंदर जो है वो घूम रहे हैं। अच्छा, लोग पहले होता था कि मुल्तान के लोग कोशिश करते थे कि जून की जब छुट्टियां होती थी तो सैर तफरी के लिए बाहर, अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जा तो रहे हैं, लेकिन मुल्तान का मौसम इतना खूबसूरत हुआ है, दिल नहीं करता कि आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाए, आप मुल्तान के मौसम को जो मुल्तान में इंजॉय करें। नॉर्दर्न एरियाज का मजा लेने तो किले के ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई करें, आपको फील आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप ग्रीनरी हो तो वैसे ही जब मौसम अच्छा हो ना तो ग्रीनरी और आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हमेशा वही कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखें और ग्रीनरी को मैं कहती हूँ आपके घरों में भी पौधे लगाने चाहिए और वो भी आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं। अभी रिसेंटली जो कल का डे गुजरा है वो आलमी यौम माहौलियात जो है वो मनाया गया। तो इसमें जहाँ हम इकोसिस्टम की बात करते हैं जानदारों के लिए, वहीं पे जो हमारे आबी हयात हैं हमने उसको भी जो है वो देखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे जो समझा जाए तो इंडस जो है वो एक मछली है हमारे यहाँ जो दुनिया में नापैद और हमारे दरियाई सिंध के इलाके के अंदर वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इफेक्ट हो ये रहा है क्योंकि कराची के समंदर का जो हाल है वो आपके सामने, जिस तरीके से वहाँ पर गंद कूड़ा ये चीज़ें डाली जाती हैं तो उसकी वजह से उसकी नस्ल जो है वो मादूम होती जा रही है। और कल जो है वो तमाम इसके ऊपर भी बात की गई, इन्वायरमेंट के ऊपर बात की गई। आज भी मुल्तान का अगर देखें तो आज तो बारिश की वजह से मुल्तान का थोड़ा सा जो सिस्टम है वो थोड़ा बेहतर रहा। और आज जो मुल्तान के अंदर एटमॉस्फेयर की बात करें कि दर्जा हरारत के हवाले से और मुतासरा इलाकों में मुल्तान का कौन सा नंबर है तो मुल्तान अब 15वें से नीचे चला गया। मैंने रिसेंटली मुल्तान 5वें छठे चौथे नंबर पर जो है वो अमूमन रहता है। उसकी बुनियादी वजह भट्टे हैं, उसकी बुनियादी वजह आपकी इंडस्ट्री है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिनका धुआं जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन साथ साथ जहाँ पे दुनिया में बात होती है इकोसिस्टम की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, वहीं पे जो हमारे आबी हैं जैसे हमारे यहाँ मछलियाँ हैं, बाकी तमाम चीज़ें, इनको भी हमें सेव करने की ज़रूरत है। और दुनिया में अमूमन कानून है किसी भी कंट्री के अंदर कि वहाँ पर 25% जो है वो जंगलात होने चाहिए ताकि वहाँ के लोग जो है वो खुशगवार फजा में सांस ले सकें। लेकिन पाकिस्तान में अमूमन तौर पे ये रेशो जो है वो 4% वो तेजी से काटे जाते हैं। यहाँ सिस्टम उल्टा है। पाकिस्तान में जी 4% है, उसको 25% पे लाना। रिसेंटली 10 बिलियन ट्रीज का जो है वो प्रोग्राम भी चला तो वो भी इतना किसी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी वजह से हम 4 से उठा के 5% तक भी नहीं ला सके अभी तक भी। और मुझे तो लगता है अगर दोबारा सर्वे कराया जाए तो वो 4% से कम होकर 3% पे आ चुका होगा,
जिस तरीके से हमने दरख्तों को उड़ा के हाउसिंग सोसाइटी और कंक्रीट को बिछाया है, चीनों के उसके साथ साथ बिल्कुल इफेक्ट जो है वो चेंज। क्लाइमेट चेंज तो है ना, अभी देखें ना, अभी ओले बरस रहे हैं, कहीं ओले बरस रहे हैं तो कहीं बारिश हो रही है, तो मतलब आप ये सारा आपका जो है एनवायरनमेंट वो आपका चेंज है इस टाइम। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं, हम लोग पिछले साल भी, मैंने कल भी यही बात की थी कि बिलाल से बात हो रही थी कि हम लोगों ने अभी सैलाब से भी, हम उस सूरत हाल से भी पूरी तरह के तरीके से जो है वो बाहर नहीं निकले, और अभी आने वाली सिचुएशन जो है और वो भी अलार्मिंग है। हम तो जितना मॉडर्न होते जाएंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमें चीज़ों का एहसास होगा तो वक्त दोबारा से चेंज होगा। आप देखिए, मिट्टी के बर्तन और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपको इस तरह के होटल्स जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, जहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़, मूडे और ये वो तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, और हम बड़े शौक से जाते हैं। हम मॉडर्न जितने होते जा रहे हैं, चीजें मिस करने के साथ साथ वो चीजें इफेक्ट जो है वो भी हमारे लिए कम है। आप कोई भी अभी प्रोडक्ट उठा के खाएं, आप कुछ भी उठाएं, आप ऑर्गेनिक फूड नहीं खा सकते। आप केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, वो केमिकल्स आपकी जात के लिए नुकसानदायक हैं। पहले हुआ करता था कि एक ज़मीन से अगर फसल हमने एक दफ़ा लेनी है, अब उस ज़मीन से दो दफ़ा फसल ली जा रही है खाद की बुनियाद पे। जाहिर बात है, जो केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल्स किसी न किसी ज़ुमरे में आके हमारी खुराक में इस्तेमाल होंगे। आप ऑर्गेनिक चीज़ों की बात कर रहे हैं तो प्योर चीज़ें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो आप ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से लेकर आएंगे? अभी आप देख लें हालात, अभी तो मैं खुद भी बड़ी परेशान थी कि आपके घर में जाहिर सी बात है जो दूध आ रहा है वो आपका खालिश नहीं है, केमिकल से, आपकी सब्जियां आ रही हैं तो वो गंदे पानी से हैं, अच्छा फिर आपकी हर चीज़, आपके फ्रूट्स हैं तो वो इंजेक्ट हुए हुए हैं, तो मतलब हर तरीके से आप जो है ना कहीं चीजें आपको प्योर नहीं मिल रही, प्योर फॉर्म में तो है ही नहीं। कल जो है वो मैं सरदाई पीने के लिए गया, वो जिस तरह पहलवान बैठ के घोटे को घुमा रहे होते हैं, तब उन्होंने उस जगह पे मशीन फिट कर दी है, वो मशीन घुमा रही होती है, पहलवान भी नहीं रहे। अब वो चीजें कहाँ रहेंगी जब हमारे पास खुराकें वो वाली नहीं रहेंगे, तो फिर बर्गर में खुराकें नहीं है ना, वो हम कहते, हमारी नानी दादियाँ वो होती थी माशाल्लाह, उनकी खुराकें अच्छी थी। अभी हम लोगों को तो ये कहते हैं ये फार्मी बच्चे हैं अच्छा, हम जमीन के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या ख्याल करना चाहिए, किस तरह ऐसे लोगों से बचा जा सकता है फ्रॉड वगैरह से? जी बिल्कुल, जो फ्रॉड वगैरह करते हैं वो मोस्टली ये करते हैं कि रेंट पे बिल्डिंग अच्छी ली और बड़ा लेविश ऑफिस बनाया, उसके साथ उन्होंने जो गाड़ियां महंगी लग्जरी वो रेंट पे ली, और इस तरह से जैसे कस्टमर आता है तो उसको बड़ा उसमें वो देखता है कि यहाँ तो बड़ा प्यारा सिस्टम है, और तो उस पर जनाब वो आके अपने जो करोड़ों रुपए, अक्सर लोग लाखों करोड़ों रुपए उनको दे देते हैं। अभी रिसेंटली एक फ्रॉड ऐसे ही हुआ लाहौर में, एक बंदे ने एक सोसाइटी बनाई है और सारा गार्ड वगैरह बिल्डिंग सारी रेंट पे ली है, और थोड़े अरसे के बाद पता लगा कि वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तो इसमें यही है कि कोशिश करें जानने वाला हो और अच्छे तरीके से पहले वेरिफिकेशन की जाए और उसके बाद परचेज किया जाए अपने जो पैसे। अच्छा, ये वाकई हाउसिंग, चाहे हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह ही कर रहे हैं। अच्छा, वक्ती तौर पे तो वो आपको बहुत सेटिस्फाई करके और उसके बाद जब आप अपनी चीज़ पे कब्जा करने जाते हैं तो पता चलता है वो चीज़ आपकी है ही नहीं। मैडम, ऐसी जगह पे जगह ली जाती है कि वहाँ पे बड़ा कॉलोनी का बड़ा स्टैब्लिश था, 10-15-20 मरले का खरीद के गेट बनाया जाता है और पीछे सारा देहात जो है ना वो बेचते जाते हैं, बेचते रहते हैं, एंड देन बाद में पता चलता है वो जमीन तो थी नहीं और वो गेट तोड़ा और गायब हो गया। अभी शेख शाहिद जमाल जो हमारे कैंट के रिहायशी हैं, इनके ऊपर भी करोड़ों रुपए का इसी तरह का फ्रॉड का केस है, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। एमडीए भी इस हवाले से अपनी कार्रवाई जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि आप किसको जो है वो जगह दे रहे हैं और क्या वो तमाम चीजें लवाजमात पर पूरा उतरती भी हैं उस हवाले से, वरना ये तो नहीं कि वक्त के साथ साथ जिस तरह से अब कॉलोनीज का बिल्कुल ही रुझान बढ़ता जा रहा है। 2028 तक का मास्टर प्लान आपके पास मौजूद है, वो मास्टर प्लान आपको बहुत सारी कॉलोनीज की इजाजत ही नहीं देता। आपका एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका ट्रैफिक सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपने उनको इजाजत दे दी है। आपसे अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं हम 2028 के प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ। वो प्लान कहीं और लेकर जा रहा है आबादी को, और आबादी का रुझान बोसन रोड की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये तो खैर जाहिर सी बात है, ये चीज़ें तो मैं कहती हूँ ना, हमारा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें भी बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी सियासी सूरत हाल पे भी वसीम से बात करते हैं। मुल्तान में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। हम आसिफ जरदारी साहब को भी देख रहे हैं, माशाल्लाह वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं और लोगों से उनकी मुलाकातें भी जारी हैं। अभी हम मुल्तान में जो देखते हैं कि इस टाइम
पीपल्स पार्टी जो है, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी और उनके बेटे भी, वो लोग भी बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे वसीम आप इस बारे में? मैडम, वक्त के साथ साथ सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर जिस तरह से गेम पलटी है सियासत की, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त की लीडिंग जमात जो है वो समझा जा सकता है, क्योंकि नून लीग के पास वो लोगों का ट्रेंड कम है बनिस्बत पीपल्स पार्टी की। और जाहिर बात है, जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब हों तो उनको तो वैसे भी सियासत का गुरु कहा जा सकता है, और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्शन और उनकी जो साइकी है बहुत सारी उससे मैच करती हैं। रिसेंटली उन्होंने 17 लोग जो हैं वो अनाउंस किए हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जिसमें मुजफ्फरगढ़, रहीम, यार खां और बाकी इजला के लोग जो है वो डिवीजन्स के वो बीच के अंदर शामिल हैं। तो ये बड़ी हैवी विकेट्स है जो गिराई गई है। और जो पीटीआई के लोग छोड़ रहे हैं उनके भी तकरीबन 90% चांसेस हैं कि वो तमाम लोग जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐलानात बाकी हैं। 21 जून को बेनज़ीर का शहीद का जो है वो दिन मनाया जाएगा, उनकी सालगिरह है, तो उस मौके पर जश्न बेनज़ीर के नाम से लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक के ऊपर एक जो जलसा है उसका इनेकाद किया जा रहा है, और वहाँ पर मज़ीद जो है वो अहम चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाएंगी आसिफ अली जरदारी के मुताबिक, जिनमें जनूबी पंजाब से कुछ बड़े लोग जो है वो भी शामिल होंगे। अच्छा, जनूबी पंजाब का ये जो खित्ता है, इसमें लगारी, मज़ारी और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो ज़ाती हैं, ये इलेक्टिबल्स का इलाका कहलाया जाता है। यहाँ पे वोट पार्टी का कम, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन जो शुरू से चलता आ रहा है, पार्टी का कम, शख्सी और बरादरी का वोट, धड़े की जो सियासत जिसको हम कहते हैं, वो जनूबी पंजाब के अंदर हमें नजर आती है। तो ये इलेक्टिबल्स हैं बेसिकली। ये इलेक्टिबल्स जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी ने विन करना ही करना है, क्योंकि उनकी अपनी शख्सियत का वोट है। अब में मजीद वसीम हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी मुल्तान में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल से। जी, तो इलेक्टिबल्स की बात हो रही थी कि इलेक्टिबल्स के हवाले से जनूबी पंजाब जाना जाता है, यहाँ धड़ों की सियासत है, यहाँ जो बिरादरी का वोट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिरादरी का रूह रवां जिस पार्टी के साथ मुंसलिक होगा तो वोट पे उसको चला जाएगा। इस वक्त इलेक्टिबल्स भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, और आप अभी रिसेंटली देखेंगे कि 21 जून को जो बड़े नाम मजीद अनाउंस होंगे तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े इलेक्टिबल्स जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो कहा यह जा सकता है कि जनूबी पंजाब के अंदर खसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है। 2 लीडिंग यहाँ पर लोग हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, और मखदूम अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर हैं। ये 2 ही बंदे जो हैं वो इनको लीड कर रहे हैं, और इनकी सरबराही में पीपल्स पार्टी का मोराल जनूबी पंजाब में बेहतर हो गया बनिस्बत पहले अगर हम बात करते चलें। सिंध वैसे कवर है, जनूबी पंजाब को हमने कवर कर लिया, अब सिर्फ काम रह गया है पीपल्स पार्टी का अपर पंजाब पे। वहाँ पर जरदारी साहब खुद मौजूद हैं, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से उन्होंने कहा वहीं पे पड़ा हुआ है, और बाकी लोगों से मुलाकातें जो है वो भी वहाँ पर जारी हैं। तो मैं प्रेडिक्शंस इस हवाले से ये कह सकती हैं कि इस वक्त आने वाली जो गवर्नमेंट है उसमें ख़ास सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी जो है वो गेन करेगी, उससे ज़्यादा गेन करेगी जो अभी रिसेंटली पिछले इलेक्शंस जो हैं वो हुए। उन्होंने तो अभी से अनाउंस भी कर दिया है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि देखें ना, चीज़ें बदलते हुए, वक्त बदलते हुए जो है वो वक्त टाइम नहीं लगता, तो एकदम से सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पीपल्स पार्टी बड़े नामों को अपने साथ शामिल कर चुकी है, कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त अली मूसा गिलानी का अगर ग्राफ देखा जाए तो वो भी हाई है, अली हैदर गिलानी का वर्क जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत दूसरों के। अच्छा वसीम, एक बात हमेशा हम देखते हैं कि जिस तरह जो है वो शफलिंग हमेशा जारी सारी रहती है, जब भी हम देखते हैं इलेक्शंस करीब होते हैं या फिर सियासत के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारी पार्टीज में जो लोग पहले किसी और पार्टी में होते हैं तो वो फौरन से जो पार्टी को छोड़ के उन्हीं के खिलाफ होते हैं, उन्हीं के खिलाफ ही बोल रहे होते हैं, और फिर आप थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि आप उन्हीं के ही गुण गा रहे होते हैं।
ये चीज वैसे आज तक समझ नहीं आई मुझे। इन लोगों के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये बेटर रियलिटी इतना है। आसान होता है कि आपने अभी एक पार्टी छोड़ी और आपने फौरन से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और आप उसके बाद उसी पार्टी के गुण गा रहे होते हैं। ये सारी मफादात की जंग है, और रियल अगर हवाले से कहा जा सके कि अवामी खिदमत का जज्बा वो, तो आप यकीन करें कि आपको किसी भी जुमरे में नहीं नजर आएगा। आप अच्छा, देखिए, एक कॉल ले लेते हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हक है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, अब्दुल हक मुल्तान साहब कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि 9 तारीख के बाद तो हालात बदल गए हैं, पीटीआई का जो वोट है वो किसका जाएगा, और अपना नून लीग की क्या पोजीशन है मुल्तान में, और पीपी की क्या पोजीशन है? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इस सूरत हाल में क्या बनेगा? जो पीटीआई का जो वोट है वो कहते हैं कि सर इमरान खान अगर मैनेज हो जाते हैं तो उनके वोट का क्या बनेगा? मैं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी की सूरत हाल तो हम आपको साथ साथ बता ही रहे हैं, नून लीग की भी अभी सूरत हाल जो है वो भी बड़ी टफ चल रही है वैसे इन हालात में। भाई साहब कहते हैं कि पीटीआई का वोट कहाँ जाएगा अगर माइनस हो जाता है सिस्टम। देखिए, एक और प्रेशर ग्रुप जो है वो बनाया जा रहा है, जिसको बनाया क्या बन रहा है जहांगीर तरीन। मैं अपनी दुरुस्त की जरा खुद कर लूं कि एक और ग्रुप जो है वो खुद बन रहा है, जहांगीर तरीन का ग्रुप। और आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब में जितने बड़े नाम पीपल्स पार्टी ने उठाए, उससे कहीं ज्यादा बड़े नाम जहांगीर तरीन के ग्रुप के हैं, अभी अनाउंस हो जाएंगे। अब होगा यहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर टफ कंपटीशन बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड जहांगीर तरीन पार्टी। सही। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अगर माइनस हो जाते हैं तो वो पीटीआई का वोट कहाँ जाएगा? वो जहांगीर तरीन की जो कैबिनेट का लोग हिस्सा होंगे उसका ताल्लुक मोस्टली पीपल्स पीटीआई के लोगों के साथ होगा। मेरा ख्याल है कि वो वोट या तो डिवाइड हो जाएगा, आधा वोट वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा, आधा वोट जो है वो जहांगीर तरीन की पार्टी के पास जाएगा, क्योंकि नून लीग पे भी थोड़ा सा वोट जा सकता है। लेकिन इस जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो इलेक्टिबल्स और बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा वोट जो है वो पीपल्स पार्टी गेन करेगी, और जो पीटीआई का वोट होगा वो सारा जाएगा जहांगीर तरीन के पास, अगर माइनस हो जाते हैं। अगर माइनस नहीं होते तो वो फिर वोट जो भी इलेक्टिबल आते हैं या उनकी जगह पे जिनको भी रखा जाता है, तो वोट जो है फिर वहां पे डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा कि इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के अभी तक डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई। देखिए, पूरे मुल्क के अंदर अब जो नया प्लान आया है वो अब पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन कराने का है। तो जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक ही दफा होंगे। उसके लिए आप देखते हैं कि गाहे बगाहे जलसे और तैयारियां जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। मोहतरमा जो हैं वो मरियम नवाज ने भी रिसेंटली जलसा किया, बारिश में जलसा किया, प्लान हो चुका है आसिफ अली जरदारी के जलसे का भी और बाकी तमाम लोगों के जलसे का भी। तो कैंपेन जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। कमिंग डेज में हमने देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर माइनस कौन हो रहा है, क्या बैलेट पेपर के ऊपर हमें वो निशान नजर आ रहा है? अगर तो बैलेट पेपर पे वो निशान नजर आ रहा है तो फिर तो वोट कोई भी उस जगह के ऊपर खड़ा होता है तो किसी हद तक वोट पड़ेगा। और अगर बैलेट पेपर पे वो निशान ही नहीं है तो उसका वोट डिवाइड हो जाएगा पीपल्स पार्टी के पास और आधा चला जाएगा जहांगीर तरीन के पास। तो अभी तो हम इस सूरत हाल में, जैसे ब्रेक में बात हो रही थी वसीम से कि आने वाले टाइम में जो है वो अभी तो पीडीएम है जो है वो बड़ी स्ट्रांग अपने आप को समझती है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता ये एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होंगे और फिर से तारीफ दोहराई जाएगी। ये हकीकत है। ये फिर वही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होंगे और पता नहीं इस मुल्क के, हम तो अब अल्लाह ताला से हमेशा दुआ ही करते रहते हैं कि इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतर हो और इस मुल्क के लिए अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मतलब पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। मैं बिल्कुल कहता हूँ मतलब बड़ी अच्छी चीज होती है। हाँ। ये मतलब इंसानों को कनेक्ट रखती है। अगर बीच से मतलब निकाल लिया जाए तो शायद आपके रिश्ते भी इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। तो पार्टियां लोग बदलते हैं वक्त के साथ साथ। जिस तरह आपने देखा कि लोग जो है बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा तो कहा गया कि इनकी तो सियासत ही खत्म हो गई, लेकिन आज अभी अगर रिसेंटली बात करते चले मौजूदा हालात की तो इस वक्त उनकी सियासत चमकी हुई है। मुल्तान से 2-3 बड़े नाम हैं जिन्होंने उस वक्त में पीटीआई को जो है वो खैर बात कह दिया था,
लेकिन अब उनको ऑप्शन मिल गया, जैसे कि अब देखो हमने बिल्कुल ठीक किया, पार्टियां छोड़ना, पार्टियों में आना, पार्टियों में जाना, वो लगा रहता है और शुरू से हमारा 75 साल सिस्टम इसी तरह चल रहा है। हाँ, किसी भी जमात का खासा नहीं हो सकता कि कोई भी जमात जो है वो किसी भी अपने मुल्क की किसी भी अंसर को नुकसान पहुंचाए, फौजतन सी बात को नुकसान पहुंचाए, उसकी जितनी हो सकती है मजम्मत करते हैं। कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं खास पार्टी की जानिब से कि खवातीन के साथ जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन के साथ जो है वो गलत किया जा रहा है। अगर तो वो इल्जामात सही साबित होते हैं और ऐसा हो रहा है तो बाकी जो डिफरेंट पार्टीज की वुमेन्स हैं वो भी उसकी तरदीद भी कर रही हैं और वो उसकी मजम्मत भी कर रही हैं। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका मंशूर तो वो तो खातून के गिर्द घूमने वाली सियासत है। आपकी मुल्की सतह के ऊपर अगर खवातीन को किसी भी जगह के ऊपर सियासत में खासी जगह दी गई तो वो पीपल्स पार्टी की बदौलत थी। आपकी पहली खातून जो है वो बेनजीर भुट्टो थी। उन पार्टी की वुमेन्स और बाकी पार्टीज की वुमेन्स जो हैं इस बात की मजम्मत करती हैं अगर तो ऐसा कुछ हुआ है। और अगर इल्जामात ही बेबुनियाद हैं तो फिर इसको हम किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं। हम तो इस लिहाज से कहेंगे कि जो भी वाकया हुआ उसकी मजम्मत भी करते हैं और फिर एक अफसोसनाक वो वाकया भी था। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो कसूरवार हैं उनको पकड़ना चाहिए। जो कि हम बात करते हैं हमेशा कि बेकसूरों का जो है वो उनको पकड़ना कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, मुल्क की सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मौजूदा इस वक्त में हो रहा है। हाँ, जो सूरत हाल है वो आप बाहर आते हैं, फिर आप बाहर आते हैं, फिर अरेस्ट, आप बाहर आते हैं, फिर अरेस्ट, आप बाहर आते। देखिए, आप जमात को खत्म नहीं कर सकते, आप किसी के नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। नजरिया फाल रहेगा। हाँ, ये है कि आप बिल्कुल जो चीजें गलत हुई उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है, लेकिन जमात सस्टेनेबल रहेगी, मुझे ये चीजें माइनस होती नजर नहीं आ रही। और कहा यह भी जा रहा है कि मेन बंदे को निकाल के जो इमरान खान की जानिब से 2 नाम दिए गए हैं, अगर वो 2 नाम अगर पार्टी को चलाते हैं तो फिर भी कहा जा सकता है कि वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा। सही। अच्छा, इसके साथ से ये तो हमारी सियासी सूरत हाल पे बात होती रहेगी। हम बात कर लेते हैं इस टाइम जिस तरह घर बनाना जो है वो आज के दौर में मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर जैसे ही आपका डॉलर का रेट जाता है, बढ़ता है, या आपकी पेट्रोल की कीमतें भी इवन के बढ़ती हैं, तो आपकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें वो भी बढ़ जाती हैं। और फिर वो चाहे आपका पेट्रोल सस्ता हो, डॉलर थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन वो चीज़ें वहीं की वहीं बरकरार रहती हैं। अभी अगर हम बात करें कि इस दौर में घर जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, आसान, उसमें थोड़ा सा हमें बताइए, क्या घर बनाना आसान है? आपने बड़ी प्यारी बात की है। डॉलर जैसे इंक्रीज होता है तो लोग फौरन मल्टीप्लाई करके और अपने जो रेट नए निकाल देते हैं। तो जैसे अगर डॉलर का रेट नीचे जाता है तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको कहा जाए या उनको लोग खुद से कि उसको अपने रेट हैं जो कि उनके रेट कम करें। तो दूसरी बात कि अगर जो मकान जो घर हैं उनको सस्ता कैसे बनाया जाए, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आप सरिया का रेट देखें, सीमेंट का देखें, ज़मीन का देखें, और अब तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो घर तो दूर की बात है, अब तो लोग कहते हैं कि हमें अगर पेट भर के रोटी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और हमारी जो सिस्टम है ये बेहतर हो जाए तो बहुत बेहतरी हो सकती है। जब मज़ीद भी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें हमारी कहते हैं ना, फिर से जब सियासी सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगी तो फिर शायद लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए। और इसी के साथ अभी इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि इस टाइम कौन सी पार्टी जो है वो आपको एक्टिव नज़र आ रही है और सियासी सूरत पे बात करें, वहीं हम बात करेंगे सूबे के हवाले से भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है यहाँ पर जनूबी पंजाब के हवाले से बात की जाए तो बहुत सी महरूमियों का शिकार है अभी तक। स्टिल भी अगर हम बात करें, चाहे एजुकेशन के हवाले से बात की जाए, चाहे हम अगर बात करें अपने इलाज मुआवजे के हवाले से, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा हम अभी पीछे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सूबा जो है, हर पार्टी ने वैसे नारा लगाया और हर पार्टी ने कहा कि किसी ने 100 दिन बोला, किसी ने 50, किसी ने कुछ,
तो ये चीज़ें चलती रही, लेकिन आज तक सूबे के हवाले से जो है वो हमने नहीं देखा कि इसको सूबा बनाया जा सके। एक खास अरसे से जब भी जनूबी पंजाब से वोट हासिल किया गया है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो सराइकी सूबा रखा गया। अरे सूबे पे हम इतना बात करते हैं, पहले ये तो समझ लें कि सूबा ज़रूरी है क्यों। देखिए, आपके मुल्क की, जैसे भाई ने कहा, 62-65% जो आबादी है वो पंजाब की है, और बाकी अगर आप लगा लें तो तीनों जो हमारे पास बाकी जो प्रोविंस बचते हैं उनकी आबादी, उसकी रेशो लगा लें कि आप क्या है, वो 20-20% पे आ रही होगी। तो ये इस तरह का हिसाब हो गया कि 3 टायर जो हैं वो आपने कार के लगाए हुए, एक आपने ट्रक का टायर साथ जोड़ दिया, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। एक ही जगह पे पूरी आप देखें गवर्नेंस, पूरी आपकी जितनी भी सियासत है, पॉलिटिक्स, पूरी तमाम खेलती है पंजाब के ऊपर। जो पंजाब को कंट्रोल कर गया, आज दो वो बाकी तमाम एरियाज को भी कवर कर दिया, क्योंकि आपने उसकी हदूद ही बहुत ज्यादा बड़ी कर दी। अब जो सेक्रेटरी या जो वहाँ पे वजीर लाहौर बैठा हुआ है, उसके लिए जो मुल्तान के नवाही इलाके हैं वहाँ तक पहुँचना, उनकी रसाई लेना मुश्किल है। आप अगर जनूबी पंजाब के स्कूल्स को काउंट कर लेते हैं तो वो हजारों में जा रहे हैं। अब तमाम स्कूलों तक दस्तरस का होना एक लाहौर से चलने के बाद वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं, जो आपने ट्रक का टायर लगाया हुआ है, इस ट्रक के टायर को 2 हिस्सों में तकसीम करके टायर छोटे कर लें, ताकि बाकी सबके साथ जो है वो बराबर हो जाएगा। अब जनूबी पंजाब के जब सूबे की बात हो रही है, अब तो हम इस मसले से भी बाहर निकल आए हैं कि भावलपुर बनना है या मुल्तान बनना है। हम कहते हैं बना दें, कहीं तो बनाएं। पहले चले ये जंग भी काफी की गई, तो हमने ये कहा कि आप बना दें। किसी कॉल ले लेते हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं सदीक से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। जी जी, क्या कहना चाहिए? मैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में पूछना चाहता हूँ, वो पीटीआई को छोड़ रही है, अफवाहें हैं पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अभी तक उनकी कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई कि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है या वो कर लेंगे, क्योंकि उनकी अभी तक की जो स्टेटमेंट है वो यही है कि वो इसी पार्टी तहरीक इंसाफ के जो हैं वो मेंबर रहेंगे और इसी में ही शामिल रहेंगे। वो खड़े भी हैं, स्टैंड भी उन्होंने लिया हुआ है। और वो अभी रिसेंटली बात हुई थी यूसुफ रजा गिलानी साहब से, तो उनका ये कहना है कि अगर वो आते हैं तो उनको खैर मकदम भी करेंगे और वेलकम भी करेंगे। लेकिन ये डिपेंड है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, ये पता नहीं उन्होंने कैसे दे दिया। लेकिन अभी जो रिसेंटली उनके बयानात जो है वो भी मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक जो है वो अभी कहीं नहीं जा रहे, वो उसी पार्टी का हिस्सा हैं और इमरान खान साहब के बाद भी वही पार्टी को लीड करेंगे। और परवेज खटक 2 नाम इमरान खान की जानिब से दिए गए थे कि अब मेरे बाद अगर पार्टी को कोई चलाएंगे तो वो ये 2 नाम चलाएंगे, तो वो अभी कहीं नहीं जा रहे। आपकी मत अभी हम उनके बारे में तो ये कह ही नहीं सकते, और बड़ा उन्होंने बड़ी जोरदार ये स्टेटमेंट। लेकिन कुछ भी चीज जो है वो बदलते हुए पता नहीं चलता। हाँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब शाह महमूद कुरैशी की ही बात कर लेते हैं, तो उन्हीं की बदौलत जनूबी पंजाब से वोट इकट्ठा किया गया सूबे के नाम पे कि आपको सूबा देंगे। फिर जब हुकूमत मिल गई, जब गवर्नमेंट मिल गई, तो फिर आपने उसके बाद कहा कि आपको 100 दिन में सूबा दे देंगे। 100 दिन में सूबे तो हमें नहीं मिला, लेकिन ये है कि लंगड़ा लोला हमें सेक्रेटरीट जो है वो उन्होंने दे दिया। एक ऐसा सेक्रेटरीट जिसके पास फुल फ्लेज इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 9A तो पहले उस पर लगाया गया, फिर दिया गया, फिर A हटा लिया गया, फिर उसकी पावर्स को कम कर दिया गया, फिर पूरा सिस्टम ही वापस लेके जाने लगे। फिर गवर्नमेंट से वो सिस्टम वापस लाने के बाद आपने में यहाँ क्रिएट कर दिए 5 महकमे, 5-7 महकमे आपने जो है वो भावलपुर के अंदर क्रिएट कर दिए, और वो महकमे क्रिएट कर दिए जिनके तमाम फैसले आज भी लाहौर से हो रहे हैं। मुझे बताइए, फिर तो कोई फायदा ना हुआ ना। आपने अपनी जानिब से कोई एक नई स्कीम बनाकर नहीं दे सकते, आपकी स्कीम अप्रूव नहीं हो सकती। वो स्कीम अगर आप बना रहे हैं, यहाँ पे कोई सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का बना रहा है, वो भेजेगा पंजाब के सेक्रेटरी को, तो पंजाब के सेक्रेटरी की मर्जी है उसको अप्रूव करना नहीं करना। तो अगर ये सिस्टम 2-3 जगह पे ही आवाम को जलील कराने के बाद ही लाहौर पहुंचाना था, तो इससे बेहतर था आवाम डायरेक्ट ही पहुंच जाती। आपने लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम करके मजीद उनके लिए जलालत जो है बढ़ा दिया। इख्तियारात दें, ये तमाम सिस्टम फायदेमंद हो सकता है। फायदेमंद उस सूरत में होगा कि उस वक्त तक ये स्टाफ सारा ट्रेन हो चुका होगा। अगर ये नई आने वाली कोई भी गवर्नमेंट सूबे के हवाले से संजीदा हुई, तो ये ट्रेन स्टाफ होगा
और जो अब जाके कहीं अच्छी तरह से स्टेबल हुआ है सेक्रेटेरिएट लाहौर का या कराची का, ये हमारा इतनी देर के अंदर सारा ट्रेन स्टाफ उसको स्टेब्लिश कर लेगा। अब इशू ये है कि जनूबी पंजाब से जिसने भी वोट मांगा, चाहे हम पुरानी तहरीकों में चले जाएं, सुबह महाज से चले जाएं, सराय की सूबे, सुबह मुल्तान, पंजाब, किसी भी हवाले से हम बात करते चले, उसने वोट मांगा है जनूबी पंजाब की महरूमियों के आज़ादी का। आपका कोटा लैदा होगा, आपकी जॉब्स अपनी होंगी, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनका अपना जो है वो बजट के अंदर ख़ास सिस्टम जो है वो मुख्तस किया जाएगा, वो उनकी मर्जी, वो अपने डेवलपमेंट स्कीम पे जितना मर्जी लगाएं। कहा जाता है कि सेक्रेटेरिएट देने के बाद भी बजट का 33% तो हम आपको दे रहे हैं ना, आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लें। वो भी यूटिलाइज हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उसकी परमिशन और उसके तमाम रमूज़ औकाफ जो हैं वो तमाम फाइनल करता है लाहौर। वही हमारी नई स्कीम्स के लिए फंड्स भी पीएनडी जारी करता है। या तो ये इस तरह की चैन चलाते कि जनूबी पंजाब को जब इन्होंने अलग सेक्रेटेरिएट बनाया तो तमाम सेक्रेटरी जवाबदेह होते एसीएस को, नई स्कीम एसीएस पे जाती, जनूबी पंजाब का पीएनडी ही उसको फाइल कर देता। लेकिन वो तमाम चीजें घूम के जाती है पंजाब के पीएनडी के पास, पंजाब के पीएनडी उसको अप्रूव करता है नहीं करता वो भी तमाम उसकी मर्जी से होंगी जो हमारे पास सेक्रेटरी लाहौर है। तो अगर इसी तरीके से ही सिस्टम ने घूम के आना था तो फिर तो इस सेक्रेटेरिएट को सही मायने में कहा जाए तो ये लॉलीपॉप, हम यूँ कह सकते हैं कि बस ये नाम का ही है। यहाँ पर उस तरीके से फिर एक्टिविटीज नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, लोगों के मसले नहीं सुने जा रहे हैं, उनको हल नहीं किया जा रहा। हम बहुत ज्यादा अगर इस पे बात करेंगे तो फिर इश्यू ये होगा कि इसको गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी हैं जो नहीं चाह रही होती, ये पूरा सिस्टम ही ना वापस चला जाए, हम इससे भी चले जाएंगे। अपने आप को जिंदा रखने के लिए सेक्रेटरीज यहाँ पर माजरत के साथ छोटे मोटे दौरे भी करते हैं, चीजें भी देखते हैं, वो भी करते हैं। अब आलदू अगर मैं इनसाइड स्टोरीज की बात करता चलूँ तो मेरा उनके साथ ज्यादा उठना बैठना है तो एक डीसी के ऑर्डर के ऊपर लोग उठ के आ जाते हैं मुतलका महकमे के, सेक्रेटरी के ऑर्डर पे लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? बिकॉज पीपल नो कि उसकी पावर क्या है। तो आपने यहाँ लोगों को डिग्रेड कर रहे हैं, आप यहाँ पे बात करते चलें तो आपके अपनी पूरी ये जितनी भी आपने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बिठाई हुई है आप इसको डिग्रेड कर रहे हैं। आप जब किसी भी ऐसे बंदे को ओएसडी बना के तो घर बिठा दें, आप इख्तियारात दे नहीं रहे और सीट के ऊपर आपने बिठा दिया तो ऐसी सीट का भी फिर क्या फायदा है ना, उसको क्या यूज है। हाँ, छोटे मोटे दौरे उनकी जानिब से चलते रहते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रैक्टिस भी फायदेमंद हो सकती है अगर हमें आगे आने वाले दिनों में कोई सूबे का ऑप्शन नजर आ रहा हो। अगर सूबा में मिल जाता है, ये ट्रक का टायर जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इसके अंदर आराम तरीके से जो देखो अब जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटरी बैठा है उसके लिए ये इलाके जो छोटे मोटे हैं, रहीम यार खां हैं, डेरा गाजी खान है, यहाँ पे पहुंचना आसान है बनिस्बत उसके लाहौर से बंदा चले और 6-7 घंटे का सफर जो है वो 5-4 घंटे का सफर तय करने के बाद यहाँ तक पहुंचे। अगर तो सुबह में कमिंग डेज के अंदर मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पहली दफा आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में सूबे के लिए, और जो बिल था वो भी उन्हीं की जानिब से पेश किया गया था, और किसी हद तक संजीदगी हमें पीपल्स पार्टी की नजर आती है सूबे से रिलेटेड। फिर हमें कहीं ज्यादा संजीदगी पीपल्स पार्टी से ज्यादा भी इमरान एरा की नजर आई, और हमने पीटीआई के डेज में देखा कि 100 दिन के अंदर आपको सूबा दे देते हैं, वो डेज रोजाना काउंट होते रहे, वो सेक्रेटेरिएट का हमें लॉलीपॉप मिल गया। अब लोगों का ये कहना है कि अगर अब पीपल्स पार्टी को वोट जनूबी पंजाब से पड़ता है तो उसकी बेन बुनियादी वजह सूबा होगा, और अगर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को सूबा देने में कामयाब हो जाती है तो अगली गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की होगी। मतलब अब ये जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि अभी जो सूरत हाल बनी है, पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस हवाले से भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आएगी कि जिस तरह हम बात करें कि अगर आवाज़ उन्होंने उठाई थी तो अभी फिर यहाँ के जनूबी पंजाब के हवाले से फिर वो कहेंगे कि यहाँ पर आपको सूबा दिया जाएगा और फिर वोट हमें दिया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान पे बड़ी मेहरबानियाँ हैं, और अगर ये जनूबी पंजाब को सूबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जनूबी पंजाब से फिर पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता से साइड पर नहीं हो सकती। लोग जनूबी पंजाब के बड़े बावफा होते हैं जो इनके साथ इस तरीके से वादों को, देखो सियासत आपकी चलती है वादों की तकमील पर, आप वोट हासिल कर लेते हैं, आप चीजें वगैरह डेजिग्नेशन अपने हासिल करने के बाद जाकर ऐवानों के अंदर बैठ जाएंगे, वापस हल्कों में नहीं आएंगे तो लोग फिर जो ऐसे अब वादे होंगे वो कितना आगे जाके वफा करते हैं, वादों पर अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम आपका, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पर, हमारे साथ
साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर फरीदी साहब, जो कि डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स BZU मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर सदाकत अली, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल स्कॉलर भी हैं और इसके साथ साथ IT एक्सपर्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे, एक तो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात होगी कि लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी कौन सी है और किस तरह हम तरक्की की तरफ जो है वो जा सकते हैं, क्या चीज़ें जो है वो उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात होगी। और इसके साथ ही डॉक्टर ज़ाहिर साहब से बात करेंगे हम, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं तो उनके साथ तो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, जो इस टाइम हमारी मईशत और उसके साथ साथ जो आने वाला बजट है वो कैसा होगा, और ज़राअत के हवाले से भी इनसे बात होगी, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान को एक ज़राई मुल्क जो है कहा जाता है और फिर ज़राअत के हवाले से रिच भी समझा जाता है, लेकिन ज़राअत के हवाले से कोई काम उस तरीके से नहीं हो पाता। इनसे जानेंगे कि ज़राअत के हवाले से किस तरह जो है वो रिलीफ मिल सकता है। तो सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो हम अपनी इकोनॉमी के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रोही चैनल का कि उन्होंने हमें दावत दी, मैं यहाँ आया। तो बुनियादी तौर पे तो हम उस्ताद हैं, टीचर हैं, बहुत दिन से यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते हैं, तो ये सारा दिन हम यही चीज़ें पढ़ाते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो बजट होता है ना, ये हमेशा हर मुल्क बनाता है सालाना, ये उसके आमदनी और अखराजात का तखमीना होता है। यानी उस साल की एक साल पहले प्लानिंग करते हैं कि आने वाले साल हमने क्या क्या मतलब अहदाफ मुकर्रर किए हैं, फिर हम उनको कितना अचीव करना है, ये सालाना होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि जो कहा जाता है हम उस पर पूरा उतर सके, पर कोशिश ये होती है कि 80% हम उसे कंप्लीट कर पाएँ। और पूरे मुल्क की आवाम जो है उसकी सारी नज़रें इसी बजट पे होती है कि आने वाले बजट में हमें कितना रिलीफ मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना चाहिए कि मौजूदा जो हमारी मईशत की सूरत हाल है वो क्या है। अगर हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकनॉमिक ग्रोथ, जो हम दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं कि आया कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क की साथ में जा सकते हैं या नहीं, या हम पसमानदा मुल्क हैं। अगर उसके लिए होते हैं GDP ग्रोथ रेट। अगर देखें तो पिछले साल की निस्बत हमारा GDP ग्रोथ खासा नीचे चला गया, यानी 0.29%, यानी 6.1% से 0.29% पे आएंगे, ये बहुत नीचे। अगर इसको देखा जाए तो मुआशी लिहाज से हम एक पसमानदा मुल्क कहलाने का हक रखते हैं, बाकायदा रखते हैं। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज देखें, अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो उसकी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो -2.90 पे चला गया, यानी इट मीन्स कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ और नीचे चली गई है। फिर हमारा सर्विस सेक्टर आता है, वो भी ना होने के बराबर है, यानी 0.85%, ये बड़ा लो है। अगर हम देखें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो यहाँ एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आती है पिछले साल और इस साल कि 1.55% पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, जो कि ये भी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इट इज़ बेटर, पॉजिटिव है ये। और इसी तरीके से फिर अगर हम अपने इंडिकेटर देखते हैं, यानी इन्फ्लेशन को देखें, तो एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी वो जो रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी जो आम इंसान परचेज करता है उनके साथ जो कीमतों के बढ़ने का अफरात-ए-ज़ार है वो ऑन द एवरेज 28.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 34% के करीब है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर इंतहाई मुआशी मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला क्या है कि लोग गुर्बत की लकीर से और नीचे चले जा रहे हैं। यानी जो हमारा एक मिडिल ग्रुप था जिसे हम मुतवस्सित तबका कहते हैं, अब वो गुर्बत वाली लकीर से जो बिलो लोग हैं उन्हीं में शामिल हो चुका है। कम मेंटेन नहीं अब हो पा रहा है ना, जाहिर बात है, वो तुम्हारा इसी चक्कर में जाता है कि जाहिर सी बात है उसमें चीज़ों को मेंटेन करना होता है, और वो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो कंट्रोल ही नहीं है ना। अच्छा, बेरोजगारी जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। और उसके बाद जो अफरात-ए-ज़ार बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारे बुनियादी मसाइल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अब इन बुनियादी मसाइल को हम कैसे हल करें।
अब अगर हम मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इससे फिर नज़र एक ही आता है कि पाकिस्तान क्योंकि बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है जी। और हमने देखा है कि पिछले मतलब साल या इसी मौजूदा साल हमारी कुछ क्रॉप्स जिन्हें हम बम्पर क्रॉप्स का नाम भी देते हैं, जैसे हमारे पास वीट है, शुगर केन है और इस तरह मेज़ है, मकई, तो इसकी प्रोडक्टिविटी में खासा इजाफा, यानी 5.4% ऑलमोस्ट हमारी गंदम की प्रोडक्टिविटी में इजाफा है, जो कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा था लेकिन फिर भी ये बेहतर रहा है। इसी तरीके से आप शुगर केन देखें 2.8% ऑलमोस्ट हमारा इजाफा हुआ है। फिर अगर हम जाते हैं देखते हैं जो हमारी मेज़ है वो तकरीबन 6.9% इजाफा हुआ है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है हमारी, जैसे कॉटन है, पाकिस्तान एक कॉटन ग्रोइंग कंट्री था और हमें इसे अच्छा खासा ज़र मुबादला अर्न करने से अनफॉर्चुनेटली पिछले यानी सालों से तकरीबन कोई कपास का तो बिल्कुल उस तरीके से तो वो हमें इसके अंदर खास यानी 41.2% प्रोडक्टिविटी फॉल कर गई, ये हमारे लिए शॉकिंग है। इसी तरीके से राइस जो है ये भी हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमारी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी थी, हम इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते थे और ये भी ऑलमोस्ट 21.9% नीचे चली गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपने मुल्क के इन मुआशी हालात इस वक्त हैं, अगर इसमें बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, तो इंतहाई मुश्किल हालात हैं और हम इतने हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, सस्टेनेबल ग्रोथ हमने अटेन करनी है, तो उसके लिए इन तमाम सेक्टर्स का अगर जायज़ा लें तो ऑल सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अहम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमारा जो बेसिक सेक्टर है, बुनियादी जो हमें बेसिक फूड स्टफ प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो क्यों ना हो कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किया जाए। गवर्नमेंट को इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो जो हमारे किसान के मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल देख के हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहिए। इससे जो होगा कम से कम जो है आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेट कीमतें हम कंट्रोल कर पाएंगे, कम से कम आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक होता है इनपुट्स, एक होता है आउटपुट, और दोनों ही की प्राइस का प्रॉब्लम है। यानी आउटपुट की प्राइस का प्रॉब्लम है क्योंकि किसान कभी अपनी अशिया की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकता। देखो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अशिया की कीमत मुकर्रर कर सकता है क्योंकि वो वैल्यू एडेड करता है, वो कई गुना अर्न करता है, लेकिन किसान जो है ये बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ये इसकी कीमत का तयन नहीं कर सकता। तो हम ये कहते हैं कि आउटपुट की प्राइस का तयन जो है ये सरकारी इदारे खासकर हुकूमती लेवल के ऊपर इसकी कीमत का तयन करें, जैसे हम इमदादी प्राइस का नाम देते हैं या सपोर्ट प्राइस कहते हैं। जैसे कि देखा आपने पिछली दफा गंदम की कीमत ज़्यादा मुकर्रर की गई, उससे नतीजे में पैदावार ज़्यादा बढ़ी, इसी और किसान की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई। और हम देखें कि रूरल, क्योंकि ये वही इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलमोस्ट हमारी 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज़राई पैदावार है। तो क्यों ना हो कि उस हमारी 65% पॉपुलेशन को बेहतर करने के लिए उनको वहाँ पर रोज़गार के मुहैया, अगर पैदावार ज़्यादा होगी तो रोज़गार के मुहैया ज़्यादा मौके फराहम होंगे। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि मौजूदा बजट के अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को एक तो आउटपुट की प्राइसेस को मुनासिब करना चाहिए, दूसरा जब पैदावार पैदा हो जाती है तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो बड़ा किसान है उसके लिए मतलब लैंडलॉर्ड है या बड़ा जिम्मेदार है उसके लिए मसला नहीं है। जो छोटा जिम्मेदार है क्योंकि उसने उसी पैदावार को सेल करना होता है, उसी से आगे उसने कल्टीवेट भी करना होता है और इवन कि अपनी फैमिली को भी उसने मतलब बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी होती है, तो अब उसे जो भी कीमत होती है उसे फार्म के ऊपर सेल करना पड़ता है। अगर हुकूमत इसका ये बंदोबस्त करे कि ये मार्केट से फार्म जो है ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को बेहतर कर सके ताकि वो अपने सामान को मार्केट में बर वक्त पहुंचा सके, उसकी जायज कीमतें ले सके। बिल्कुल, बजट के हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे, सर से भी जानते हैं। सर, इस टाइम टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें सबसे पहले, तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोहित चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो गाहे बगाए हमें इनवाइट करते हैं और लोगों के लिए ये एक बड़ा अवेयरनेस का वो है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, जिसमें हम ऑटोमेशन करते हैं। मतलब जैसे अभी सर बता रहे हैं कि जो है आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जो फील्ड्स हैं मतलब उनको ग्रो करने के लिए
लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि उनकी जो है इन्हांसमेंट की जाए फसलों के अंदर। और इस तरह ऑटोमेशन से हट के फिर हम हेल्थ केयर वाली साइड पे आ जाते हैं। तो अगर हम हमारा मुल्क पाकिस्तान इस तरफ ख़ास तौर पे हमारे HEC अगर इस तरफ स्टूडेंट्स को मोल्ड करे कि वो ऑनलाइन वर्क करें, ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बाहर के कंट्रीज़ के टास्क्स होते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमें बाहर से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है और वो आपके मुल्क के लिए एक बेस्ट गुडविल बन जाती है। और इससे हट के हम जो भी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को लेटेस्ट हार्डवेयर टाइप जो IoT बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें स्मार्ट सिस्टम्स लगा दिए जाते हैं, मतलब खेतों के अंदर लगा सकते हैं, अब इवन के स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, वेस्टेज ऑफ द वाटर के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज के दौर की ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें इस तरफ मोल्ड हो जाना चाहिए ताकि हम दूसरे कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस कदर एबल कर देते हैं कि वो उन सिस्टम्स को वहाँ पे जाकर रन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अब्रॉड में जो हमसे पढ़ के जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वहाँ पे जाकर सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अपनी एजुकेशन पॉलिसी को और ज़्यादा अच्छा बेहतर करना चाहिए और चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आना चाहिए, बजाय इसके कि हम मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हों। मतलब बुक स्टडी जिस तरह होती है, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो आफ्टर डिग्री भी वो देख रहा होता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ। हम हमेशा ये देखते हैं ना कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम पे ही हमेशा बात की जाती है कि वो आज तक बेहतर नहीं किया जा सका। तो कंप्यूटर इज द नेम ऑफ अ प्रैक्टिस, कि हम बच्चों को कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतना माहिर कर दें छोटी क्लासेस में 9-10 से ऑनवर्ड। हमारे बच्चों ने माशाल्लाह इवन के कोविड के दिनों में हम न्यूज़ वगैरह सुनते रहे कि बहुत सारे बच्चे जो घरों में थे उन्होंने डेवलपमेंट्स की, गेम्स बनाई, मतलब हमारे गूगल के ऊपर गेम्स ऑनलाइन बन रही होती हैं, पाइथन को यूज़ करते हुए डिफरेंट काइंड की मतलब टेक्नोलॉजीज़ और जो लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं। इससे आगे हम इंशाल्लाह ChatGPT के बारे में भी बात करेंगे, जो आगे हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने साइंटिफिकली जो हमारी रिसर्च है उसको भी इजी कर दिया है। कि पहले होता था कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना और उसके लिए थोड़ा सा बॉदरेशन होती थी, बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होती थी। अब वो 1 क्लिक के ऊपर चीज़ें इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम बात करें तो जैसे मेरा चाइना का एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पे तो मैक्सिमम लेवल पे ज़ाहिर है वो लोग यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को अपनी प्रोडक्टिविटी की इन्हांसमेंट्स के लिए। तो ऐसा लगता है सब चीजें जो है ना उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से इतने एडवांस चले गए हैं, हर चीज उनकी जो है ना ऐसे ही है। हम तो यूज टू रहे हैं, तो 1 क्लिक के ऊपर उनकी जो है ना हर चीज अवेलेबल होती है, वहाँ पे कोई इतना मतलब नहीं है। तो वही लोग अपना वो टाइम सेव करते हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर एक स्टूडेंट भी है, एक जॉबियन भी है, तो उसको अपनी रोटी के फिक्र में रहता है कि भी मैंने अपने जनाब बच्चों का पेट कैसे पालना है और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह हम अगर अर्न करना चाहें कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो हम बाहर के कंट्री से बहुत ज़्यादा इधर बैठ के भी ऑनलाइन हम अर्न कर सकते हैं। और ये हमारे जो आगे हमारी जो नई पोटेंशियल, हमारी जो नई स्टूडेंट खेप आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत एक्टिव है इस हवाले से। जस्ट उनको डायरेक्शन चाहिए और इंशाल्लाह वो आराम से इजीली इन चीज़ों को कम्पीट कर लेते हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं अपने टारगेट्स। अभी हम जो लेटेस्ट देख रहे हैं लोगों का बहुत ज्यादा रुझान, जैसे ई-कॉमर्स के हवाले से बात कर लें, ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं, बच्चों को लाया जा रहा है, जैसे अमेजोन यहाँ पर अमेजोन बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें इस तरह आ रही हैं कि बच्चों का ध्यान जो है वो इस तरफ जा रहा है कि हाँ जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के भी डॉलर्स कमाने बहुत जल्दी, हमारे मुल्क की भी जरूरत है इसमें। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि बहुत ही कुछ शॉर्टकट में जो है ना हम लोग बहुत कुछ कमा लें और उससे फायदा भी हो, और बहुत सारे लोग जो कमा भी रहे हैं। तो उस हवाले से भी आपसे जानेंगे कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रेंडिंग में इस टाइम चल रहा है। नाजरीन अभी इनसे मजीद बात होगी, लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी अगर बात करें मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट की आज की ताज़ा सूरत हाल की, तो जिस तरह मौसम बरसात जो है वो मुसलसल जारी है, उसके बायस फसलें और मंडियों की सूरत हाल जो है वो अबतर होती जा रही है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो सब्जियां रहती हैं, जिसमें मिर्च, प्याज और टमाटर हैं, उनकी कीमत काफ़ी कम थी और रुकी हुई थी, लेकिन अब उसमें इजाफा देखा जा रहा है।
टमाटर की बात करें, टमाटर जो है वो 30 रुपये फी किलो में दस्तयाब था। 30 रुपये से बढ़कर टमाटर 60 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। इसके साथ प्याज 50 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा था, 50 से बढ़कर 80 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। भिंडी मौसमी सब्जी है, लोग शौक से इस्तेमाल करते हैं, 80 रुपये तक आ पहुंची थी और रेडियो पर तो 50 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही थी फी किलो के हिसाब से, लेकिन अब महंगी हुई है, 120 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। दीगर सब्जियों की बात करें जिसमें अदरक अभी भी 600 रुपये फी किलो पर बरकरार है, उसकी कीमत में कोई कमी नहीं देखी जा रही, जबकि काफ़ी शहरों में अदरक 800-1000 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त हो रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इसकी कोई काश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बाहर से मंगवाई जाती है, इसकी कीमत में इसलिए इजाफा है। जबकि लहसुन और लीमू जो हैं वो मुख्तलिफ अक़साम क्वालिटी के हिसाब से कम से कम 240, ज़्यादा से ज़्यादा 320 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ मौसमी सब्जियां हैं जिसमें अरवी 240 रुपये फी किलो में, टिंडा 160 रुपये फी किलो में, और इसके साथ तोरी जो है और बैंगन जो है वो 80 से 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। बात करें फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। मौसमी फल जो हैं वो उसमें बात करें आड़ू, फालसा और आम कम से कम 160 में, ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। आम में मुख्तलिफ अक़साम आ जाती हैं। आम में सिंजड़ी आम की बात करें 250 तक, और उसके साथ अनवर, रिटोल और दुशहरी की बात करें वो 320 रुपये फी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ बात करें दीगर फलों की, रानी सेब 100 रुपये महंगा हुआ है, 500 से बढ़कर 600 में फ़रोख्त होने लगा है। और उसके साथ आलूची नया फल है, मुख्तसर मुद्दत के लिए आता है, लोग शौक से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी उसकी पैदावार जो है वो कम है, इसलिए उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है। जबकि दीगर फलों की बात करें जिसमें खरबूजा जो है वो 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात करें इस टाइम महंगाई की सूरत हाल की, तो जिस तरह सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसी तरह मौसम अगर यूं ही ख़राब रहा तो मंडियों की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है, ट्रांसपोर्ट रुक सकती है, फसलें ख़राब हो सकती हैं, तो सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है मज़ीद। जबकि फल जो है इस वक्त मौसमी फल दस्तयाब हैं, मुसलसल जो है वो उनकी फसल जो है वो मार्केट तक पहुंच रही है, उनकी कीमत जो है वो कहा जा सकता है, दुकानदारों का कहना है वहीं रुकी रहेगी। जबकि सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा सकता है। जिस तरह पहले मौसम ख़राब होते हैं सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है, इसी तरह मुल्तान शहर में भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये एक शहरियों के लिए बुरी खबर होगी, जबकि फल जो है वो फिर भी कुछ नॉर्मल कीमत में दस्तयाब हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर नहीं है हमारे साथ, ठीक है जी। अभी हम टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात कर रहे थे और साथ साथ मईशत के हवाले से भी बात हो रही है। सर, बजट में आप क्या समझते हैं? अभी तो कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, अभी थोड़ी सी अभी कुछ चीज़ों में इन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, लेकिन वो भी सिर्फ 15 जून तक ही उन्होंने बोला है। उसके बाद जो है वो देखें फिर क्या करते हैं, कौन सा बम गिराते हैं आवाम के ऊपर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मतलब मैं यहाँ तक तो जहाँ तक कि पेट्रोल की कीमत है, इसका ताल्लुक तो है कि हुकूमत जो है ना, मैं अच्छा ये बड़ी सिंपल सी बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा। हाँ। कि हमारे पास जो आमदनी के ज़राए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ या तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे टैक्स लगाना है, या फिर आम जो ज़रूरत ज़िंदगी पर उसके बाद सेल टैक्स लगाना है, या फिर जो यूटिलिटी बिल्स हैं। आप ये देख लेना, आपका शैम्पू हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, आपका साबुन हो गया, तो ये हमारे लग्जरी आइटम में। नहीं, टूथपेस्ट तो अब लग्जरी नहीं रहा ना, अब तो देखिए ना, उन्होंने डाल तो दिया। अभी शैम्पू आप देख ले क्या हो। अच्छा, एक जमाने में ये चीज लग्जरीज थी, अब ये हमारी नेसेसिटीज बन गई, बल्कि कंफर्ट्स और नेसेसिटीज में आ गई हैं। यानी टाइम बदलने के साथ साथ, क्योंकि जब सिटीजन अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करके, ये भी हमारा मुआशी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब रूरल एरियाज के अंदर बुनियादी सहूलियत फराहम नहीं कर पाते तो लोग डेफिनेट वहां से बेसिक अच्छा, अब जितने अर्बन एरियाज थी वहाँ फैसिलिटीज तो थी उतनी ही, ऊपर प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ा तो एक तो फैसिलिटीज कम होना शुरू हो गई, प्लस जब अर्बन एरियाज के अंदर है तो इन चीजों की जरूरत बढ़ गई। तो जब इन चीजों की जरूरत बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गई। अब गवर्नमेंट के पास इनकम को जनरेट करने का वहद जरिया या सेल्स टैक्स है, या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, या फिर पेट्रोल या यूटिलिटी बिल्स हैं, और ये सारे आम आदमी की जरूरियात के अंदर हैं। अब अगर हुकूमत इस बजट में आम आदमी को रिलीफ देना चाहती है तो डेफिनेट इन यूटिलिटी बिल्स के ऊपर प्राइसेस को कंट्रोल करे। सेल टैक्स देखो आप, चंद मतलब यानी फ्यू जिनका मिनी बजट आया था 17 से 18% कर दिया गया। अच्छा, ये कौन लोग पे कर रहे हैं? ये आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, वही ना। तो यहाँ पर ये टैक्स रिफॉर्म्स बड़ी जरूरी है। अगर टैक्स इंपोज करना है तो जो वेल्दी लोग हैं, जिनकी वेल्थ है,
वेल्थ जिन्होंने जनरेट की हुआ है या एसेट्स होल्डर्स हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाए। और उसके बाद अगर आपने टैक्स लगाना भी है, देखिए एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक और भी एनालिसिस बताता चला जाऊँ कि हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर 20% है और टैक्स 1% है। इंडस्ट्री का शेयर 20% है, टैक्स 56% है। और उसके बाद देखें ये रिटेल और होलसेलर जो बिजनेस हैं, इनका शेयर 19% है, टैक्स 1% है। अब आप देखें कि पूरी पॉपुलेशन में हमारा 11.3% जीडीपी का टैक्स रेट है, जो कि बहुत कम है, और 8% पॉपुलेशन टैक्स पे कर रही है। बाकी देखें 99% पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान टैक्स पे नहीं कर रही। तो अगर गवर्नमेंट ने रिलीफ देना भी है तो सबसे पहले लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। हाँ, अच्छा, इतना डराया हुआ है टैक्स के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो क्योंकि हम लोग जो है यही समझते हैं, जो जैसे आपने बात की, आम आदमी जो है वो टैक्स डायरेक्टली भी पे कर रहा है, इनडायरेक्टली भी पे कर रहा है। तो बाकी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए, वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो नहीं। अच्छा, यहीं से मैं आपके बात, अब एग्रीकल्चर है, हमने एग्रीकल्चर जो है इसके ऊपर टैक्स लगाते नहीं। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके लैंड एरियाज बहुत ज्यादा हैं, जिनकी इस दफा देखें इनकम बहुत ज्यादा उन्होंने अर्न की एग्रीकल्चर वीट की प्रोडक्शन से, हमारा उससे कोई टैक्स नहीं है। उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज करना चाहिए, एग्री टैक्स को इंपोज करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो रिटेलर हैं। लेकिन अब आप मैं एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं जनूबी पंजाब का, आप रूरल एरियाज में निकल जाए, जितनी भी आपको रोड साइड पे शॉप्स मिलेंगी, उनकी आप सेल्स देख लें और उनसे पूछें क्या वो 1 पैनी भी टैक्स पे करते हैं। तो ये अच्छा, अब ये टैक्स अगर पे नहीं करेंगे फिर तो वही है कि जो टैक्स नेट के अंदर है हमने उसका टैक्स बढ़ाते, फिर कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स को इंक्रीज करें। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी टैक्स के हवाले से जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल में ये जो मैंने पहले कहा कि हमें टैक्स नेट में इजाफा करना चाहिए, ना कि टैक्स रेट में इजाफा करना चाहिए। उसकी वजह है कि अब जब हम कहते हैं कि 1% पॉपुलेशन टैक्स दे, तो उससे हम पूरा मुल्क को नहीं चला सकते ना। अब हम उसी पे बार बार टैक्स लगाएंगे, वो इस महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। टैक्स रेट को कम कर दें, टैक्स नेट को बढ़ा दें। उसके लिए जितने नॉन फाइलर हैं उनके अंदर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दें, और उसके बाद जितने रिटेलर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं, बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगाएं। ये कोई जुल्म नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये बड़ा जुल्म है, ये जुल्म नहीं है। अगर आप उनकी इनकम देखें तो कई गुना वो जनरेट करते हैं, उन्हें कभी लॉस नहीं होता। जैसे आजकल प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं तो उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और इसलिए एग्रीकल्चर, जो बिग एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड है, उनको बढ़ाया जाए। फिर मैं बड़ा सिंपल से, जैसे तंबाकू की प्रोडक्शन है, तंबाकू का यूज है, मतलब ये नहीं कि मोहलिक चीज है, जो यूज करते हैं उसे टैक्स पे करना चाहिए। फिर जैसे हमारे पास रेंटेड आजकल मतलब बिजनेस है, लैंड है या होम्स हैं, उसकी रेंटेड इनकम का टैक्स बढ़ाना चाहिए और टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। देखो पिछले दिनों टैक्स हमारा 18.6% ओवरऑल टैक्स हमारा इंक्रीज हुआ है। और जो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू से, ये होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू से 16.4% है। अब ये अंदाजा लगाओ कि ये सिर्फ टैक्स रेवेन्यू वही होता है जो हम सेल्स टैक्स से आएगा, यूटिलिटी बिल्स के ऊपर टैक्स से आएगा, सैलरीज की इनकम से ऊपर टैक्स से आएगा। अब उसके बाद जो बिजनेस जो हमारी टैक्स नेट के अंदर हैं या उनकी इनकम से आएगा। अब ये हम इसे इंक्रीज किया, इंक्रीज करने का ये मतलब, अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो है ना डेट क्राइसिस, मैं इसका नाम देता हूँ डेट क्राइसिस, इसलिए कि जो हमें डेट की रीपेमेंट है वो जो ही आपकी प्राइस इंक्रीज होती है, एक्सचेंज रेट आपका बढ़ता है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है, वो दुगना चुगना हमारा रेट बढ़ता चला जाता है। हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए पर्टिकुलरली, ठीक है ना। और हमारे इनकम के जराये को सिर्फ टैक्स बेस ना करें, हमें कम से कम, वही मैं फिर एग्रीकल्चर की बात करूंगा कि अगर हम सरप्लस प्रोड्यूसर होंगे, देखो हमारी हालत यह है कि हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम इसके मेन प्रोड्यूसर हैं। जब मेन प्रोड्यूसर है, हम अपनी बुनियादी, अच्छा इसको जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे, एटलीस्ट अपना इंपोर्ट बिल तो कम करो। इंपोर्ट बिल कम करोगे तो देन यू आर एबल टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आपके पास आएंगी। फिर आप अपने डॉलर की जो हमें इस वक्त नीड है, डॉलर से हमारी जान तब छूटेगी। अच्छा एक और जरिया भी डॉलर से है, बल्कि हम कहा जैसे हमारा वर्कर रेमिटेंसेज है। अब हमारे मुल्क के अंदर एक नेचुरल फैक्टर लेबर तो है, अगर वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, जो भी है, अगर मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो गवर्नमेंट को बाकायदा इस बजट के अंदर ये पॉलिसी मुतय्यन कर देनी चाहिए
कि हमने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, हम वहाँ पर न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओपन करते हैं, वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको हम कोटा देते हैं, हम सरकारी सतह पे, यानी लोग अपनी तरफ से जाते नहीं, इनके रोजगार का वहाँ पर जब बंदोबस्त करें, यहाँ से हमारे जो डेलीगेशन हैं वहाँ सिर्फ एक ही बात करें कि हमारे पास कितने % लोगों को आप, हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन के एजुकेटेड प्रोफेसर्स भी हैं, PhD अच्छा अब देखें हमारे PhD डॉक्टर्स भी अनएम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी तो मतलब प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त था PhD डॉक्टर्स मिलते नहीं थे, अब यह है कि PhD डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो अच्छा वो लेबर हमारे पास है, वो लेबर अगर ऐसे सरप्लस फिर रही है, हमारे ऊपर एक बोझ है, मैं उसे हम कहते हैं कि जीरो प्रोडक्टिविटी लेबर है, क्यों ना हो कि हम इस लेबर को यूटिलाइज करें। अच्छा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम टैक्स ज़्यादा नहीं इम्पोज कर सकते, क्यों, हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा लो है, हम मजीद अब टैक्स, अच्छा मजीद टैक्स हम लगाने की कैपेसिटी में भी नहीं है। तो वाई नॉट के हम अपनी उस लेबर को बैरून मुल्क उसकी एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करें, तो हमारे वर्कर रेमिटेंसेज इंक्रीज होंगे, तो बेहतरीन जरिया हमारे लिए मतलब इनकम जनरेट करने का। सही। अच्छा सर, जिस तरह टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, तो आप टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से देखें ना कि हमारी यूथ जो है वो यहाँ से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मोस्टली तो यहीं से मूव ऑन कर चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं साथ साथ। आप क्या कहना चाहिए टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, बच्चों की जो हमारे एजुकेशन के हवाले से कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि यहीं पर वो सर्व करें, हमारी यूथ जो है वो हमारे मुस्तकबिल है। एक्चुअली जॉब क्रिएटिंग एंड पाकिस्तान के अंदर सर्टेन कंडीशंस होना ज़रूरी हैं, जिसके लिए जो हमारे जो यूथ है वो चूँकि हमारी जो यूथ है ना वो हार्ड वर्कर है, लेकिन वो और तरह की हार्ड वर्कर है, उनको आसाइशात भी चाहिए, उसमें वो ज़्यादा खुश रहते हैं और उनको कम टाइम में पैसा भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना जी। तो जो हमारे इवन हम अगर अपने देहाती इलाकों को देखो, हम जब वहाँ पढ़ रहे थे तो हमारी ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि यार अच्छा साइकिल होना चाहिए। आज का जो स्टूडेंट है वो कहते हैं नहीं जी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बाइक की वो बात नहीं। तो इन शॉर्ट तो वो फिर शॉर्टकट्स में भी आ जाते हैं कि चलें जी बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा चार्म है, वहाँ लाइफ के अंदर ज़्यादा इंजॉयमेंट है और इस तरह की चीज़ें, तो उसको हम इस सेंस में कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियल सिस्टम को इंक्रीज़ किया जाए, ऑटोमेशन पे आ जाए, मतलब ऑटोमेशन पे हम आ जाएं, ताकि जॉब क्रिएटिंग ज़्यादा हो जाए मुल्क के अंदर और उसका जो पे बैक है वो भी ज़्यादा हो। जैसे अब सर बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में इस वक्त मैक्सिमम PhD होल्डर्स जो है ना वो या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या वो बेरोज़गार हैं या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो जो है ना वो ट्राई तो कर रहे हैं कि बाहर के वो बल्कि जा भी चुके हैं कुछ। इवन मुझे पिछले एक दिन दोस्त बता रहे थे कि UK यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो ऑलमोस्ट 7000 एप्लीकेशंस गई हैं, जिसमें पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं कि जो बाहर के कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए कर रहे हैं और डिफरेंट जो है हमारी जॉब्स वहाँ पे है तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा फिर यहाँ पे पैकेज के इश्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ हर जैसे सर भी बता रहे हैं कि टैक्स वगैरह की बात और ये सारी चीज़ें। जब एक बंदे की 70 to 60 अगर सैलरी है तो मुझे आप बताएं कि जैसे अब गर्म मौसम हो तो उसमें वो एक घर का AC भी नहीं चला सकता, अगर वो चलाएगा भी तो ज़ाहिर उसको पता है कि जी 40,000 प्लस का बिल उसका आया पड़ा होगा। बिजली के बिलों पे ही अभी पूरे हो जाते हैं। अभी तो चले अल्लाह की खास रहमत हुई हुई है, कुछ मौसम बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें कि स्टूडेंट्स को हम या यूथ को हम इस सेंस में यहाँ पे रख सकते हैं। इवन अगर हमने देखा चाइना में देखा कि वहाँ पे जो कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है ही और शी जो भी है वो साथ साथ अपना स्टार्ट कर देता है, कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम उनको दे दिए जाते हैं, उनकी कंपनीज़ वहाँ पे इनवाइट करती हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, हर साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंपनीज़ आती हैं, बाकायदा अपनी एग्जीबिशन से लगाती हैं, बच्चों को गिफ्ट्स प्रोवाइड करती हैं, हर कंपनी आती थी वहाँ और वो अपने ही बच्चों को वहाँ पे इंगेज कर रहे होते थे। तो हमारे यहाँ ये भी अगर चीज़ें हो जाएं, थोड़े से इंडस्ट्री में ऐसे चीज़ें आ जाएं तो यूथ को हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है हमारे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा हैं हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, आपका सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप मुझे अपने शो में बुलाएं। जरूर आपको शो में बुलाएंगे। आप क्या करती हैं? करती तो कुछ नहीं हूँ, घर में ही हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, कुछ पूछना है आपने? कुछ सुनाना है आपने? अच्छा, हाँ जी। क्या सुनाना है? सुनाए।
मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। शायरी सॉन्ग चाहती सुनाना हूँ। चाह रही हैं? अच्छा अच्छा, चलें, ये भी अच्छी बात है, जहाँ इतनी बातें हमारी चल रही हैं वहाँ सॉन्ग भी एंजॉय करते हैं। सुनाए जी। अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। ठीक है। मुझे लग रहा है सॉन्ग कहीं भूल तो नहीं गई आशा। लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, नजर बदल के मेरी तुम जिंदगानी, हाँ कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया है आए उस मेरा दिल, आए दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बहुत शुक्रिया, बन के आओ, बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत सुरीला आपने गाना हमें सुनाया। जहां हमारी इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी वहां साथ साथ हमने आपके सॉन्ग को भी एंजॉय किया। अच्छा, मौसम भी अच्छा है ना, बाहर का मौसम भी अच्छा हो तो फिर आपका जो है वो गाना गाने को भी दिल करता है, सुनाने को भी दिल करता है। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने मौसम को देखते हुए फायदा उठाया है। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो सर अभी आप क्या देखते हैं कि हमारा जो आने वाला टाइम है टेक्नोलॉजी के हवाले से, हम ये देखते हैं कि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अभी उस तरीके से हम बहुत पीछे हैं, तो किस तरह हम उनके साथ जो है मुकाबला कर सकते हैं या आ सकते हैं? एक्चुअली लर्निंग फेज हमें अपना इंक्रीज करना होगा, और अब लर्निंग फेज इतना मुश्किल नहीं है। हर इंसान की जेब के अंदर इल्म का समंदर अवेलेबल है, अगर वो उसको यूज करना चाहे तो मोबाइल की सूरत में लोगों के पास मतलब महंगे महंगे मोबाइल हैं, वो जस्ट कॉल सुनते हैं या व्हाट्सएप के स्टेटस या फेसबुक यूज करते हैं, तो आई थिंक सो उनको जो है इस मोबाइल को ना लर्निंग के लिए यूज करना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे चैट जीपीटी के हवाले से, तो इसमें बहुत सारी जॉब्स आ चुकी हैं, इवन कि आप यकीन करें कि उसका एक जीपी जो है वो पाकिस्तान में 45 लाख रुपए का है। तो अगर हम जाहिर वो फाइनेंस एट द एंड, तो हम फाइनेंस पे बात करते हैं कि भी हमारे पास अगर हम इस तरह के सिस्टम्स बाहर से, जैसे अब अमेज़ॉन आपको पता है पिछले दिनों जैसे हमारे यहाँ बड़ा, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सैड वाक़या हुआ 9 मई के हवाले से, तो वो जाहिर है वो हमारे मुल्क के लिए क्वेश्चन मार्क भी बना। उसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बेरोजगार हुए हैं, और जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे थे, मेरे साथ खुद कीप इन टच हैं वो स्टूडेंट्स, अमेज़ॉन पे काम कर रहे थे, नेट 3 से 4 दिन नहीं आया। तो आप यकीन करें कि उसमें ये एक हुआ ड्रॉबैक के उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया कि जो भी ऑर्डर आप इस बंदे को प्लेस करेंगे वहाँ पे ये बंदा इस रीजन में अवेलेबल है, वहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो आपका ऑर्डर है मे बी वो सक्सेसफुल ना हो। सही। अच्छा, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। मैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदी कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे चैट जीपीटी की। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें हमें, ताकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन। मैम, एक रोबस्ट किस्म का एक सिस्टम, जैसे गूगल कह सकते हैं आप, तो इसने एक दफ़ा दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है। ये ओपन एआई ये कंपनी है, उसने उसके अंडर सुपरविजन में ये चल रहा है सिस्टम, और ये साइंटिफिकली रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है। और आप फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ऐसा भी होगा कि आप मोबाइल के ऊपर आपको कोई भी चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही टाइप हो जाएगी। जस्ट आप वॉइस में उसको मैसेज देंगे और मोबाइल, इवन हो रहा है, इवन के हमारे चैट जीपीटी में आप ईमेल जनरेटिंग है, और इसके अलावा और आपका साइंटिफिकली रिसर्च से रिलेटेड हम तो कर रहे हैं काम इसके ऊपर, आप कोई भी एक डाटा उससे कहते हैं तो वो एक पूरा ऐसे की शेप में आपको देता है, आपके पास पूरा कंटेंट ऑफ टेक्स्ट आपको प्रोवाइड कर देता है, जिस तरह भी उसने वो डाटा इकट्ठा किया, और वो उसका जो है ना एग्जैक्ट समरी, या आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ का,
उसको वो लेके आता है। इवन क्या जितने रिसर्च आर्टिकल हाँ जी से लिखते हैं वो उसी से लिखते हैं। जी जी जी, वो इजी हो गया और एक्यूरेशन भी उसमें है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम इंसान जो है वो सहूलियात के आदी हैं और हम चाहते हैं कि जितनी आसानियां हो सके। नहीं, ये हमारे लिए एक नेमत भी है। इस तरह के जो पहले प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी, इससे पहले अगर हम रिसर्च को देखें तो लोग 20-20, 25-25 किताबें सामने खोल के रखते थे और फिर डाटा इकट्ठा करके एक जगह पे लिखते थे। अब वो चीज नहीं। तो चैट जीपीटी ने ये प्रोवाइड हमें कर दिया कि आप एक उसको वॉइस मैसेज करते हैं, जैसे सीरी है गूगल का एक सेटअप है, तो उसको आप देखते हैं तो वो फौरन से पहले आपको चीजें बताए। इसी तरह चैट जीपीटी में आप कहते हैं जी हाउ कैन डू आई डन माई वर्क रिगार्डिंग माई ऑफिस या समथिंग एल्स, आप लिखते हैं तो वो पूरा एक ऐसे आपको दे देगा। लाइट मतलब आज टुडे आई एम नॉट वेल, आई डोंट वांट टू गो इन माय ऑफिस, तो वो पूरी ईमेल आपको जनरेट कर देगा, वहां से कॉपी पेस्ट और उसको वो कर देंगे। इवन के हाँ जी, ट्रांसलेटर्स चाइना में तो यूज हमने किए हैं कि बड़े बड़े मैसेज जो चाइनीज के समझ नहीं आते थे, हम उनको ट्रांसलेट करके तो उनकी इंग्लिश में करके तो हम उसको यूज करते थे। सेम एज इट इज इस वक्त जो गूगल भी परेशान हो रहे हैं कि चैट जीपीटी जो है ना इन फ्यूचर और हमारे साथ क्या खेल खेलेगा। उनके बहुत सारे 100 बिलियंस आई थिंक सो जो है ना यूजर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने लेटेस्ट डाटा उसका देखा। आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो मजीद टेक्नोलॉजी में जो है वो ऑफ कोर्स और इसकी जरूरत भी है इन फ्यूचर। टेक्नोलॉजी जैसे इल्म जितना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है तो उसी तरह देखें ना, हमें उस इल्म को इकट्ठा करने के लिए भी हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेंगी ताकि हम उसको कंपाइल कर सकें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में और आगे सारी चीजें इजी हो जाए। साइंटिफिकली रिसर्च में हम यूज कर रहे हैं बच्चे, ठीक है जी, इसमें एकेडमिक राइटिंग में यूज हो रही हैं ये सारी चीजें। अगर ऑटोमेशन वाली साइड पे आप इसको एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स को रन करने के लिए यूज किया जा रहा है। इवन के जो लोग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ा रहे थे वो भी अब चैट जीपीटी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है तो वो भी इसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये देखा, और ये बंदा अर्न भी कर रहा है। इस तरह का कोई बड़ा सारा सेटअप हमें अपने मुल्क में भी चाहिए होगा ताकि हम मैक्सिमम यहाँ पर भी लोग अर्न कर सकें और जो है वो हमारे एप्लीकेशन। हाँ जी, ऐसे। अच्छा सर, जिस तरह हम एक तो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो रही है, हम थोड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी तो जिस तरह सर बात करें इंडस्ट्री तो हमारी बिल्कुल ही बंद है, बट जाहिर सी बात है हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है कि इस टाइम एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, उसमें बेहतरी लाई जा सके। लेकिन जिस तरह आपने टैक्स की बात की थी, टैक्स इतने लगा दिए जाते हैं कि अब तो इंडस्ट्रीज भी मूव कर रही हैं। बिल्कुल मूव। हाँ, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। अब एक्सपोर्ट क्योंकि हमें वर्ल्ड कंपटीशन का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर हम अपना राइस को देखें तो अगर इंडिया या बांग्लादेश ये बेहतरीन राइस अच्छी क्वालिटी का लो प्राइस पे अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कौन लेगा। तो बेहतर यह है कि हमें दुनिया के अंदर मार्केट एक्सपेंड करनी चाहिए, मार्केट्स तलाश करनी चाहिए और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, क्वालिटी को। और दूसरा जो है ना, अब बात हो रही है कि इंडस्ट्री तो हमारी उसकी ग्रोथ नेगेटिव है, तो डेफिनेट इंडस्ट्री की ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहिए, सिक इंडस्ट्रीज को दोबारा रिवाइवल में लेकर आना चाहिए। इंडस्ट्रीज के लिए हमें बेसिक एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए रिसोर्स हमें क्रिएट करने चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्री को रिवाइवल में ले। क्योंकि अगर हम सेमी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें वर्ल्ड के अंदर प्राइस कम मिलती है, तो हमारा रेवेन्यू कम जनरेट होता है। सेकेंडली ये है कि हमें, जैसे सर बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी, अब जिस तरीके से हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हमें कमांड को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ताकि वर्ल्ड मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है बेहतर होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि फिर मैं वही बात करूंगा, देखो कॉटन हमारी नीचे को जा रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है और हमारा सबसे मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का, एक्सपोर्ट का जो कॉटन था, तो हमें उसे बेहतर करना चाहिए। हमें कॉटन ग्रोइंग के लिए इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, यानी एग्रीकल्चर साइड पे बेटर सीड्स के, ऐसे सीड जो मौसम के साथ और उसके साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, जो आए दिन ये जो बीमारियां हैं, और बेहतर पेस्टिसाइड्स, क्योंकि बात हुई थी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ बड़ी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होनी जरूरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि हम अपनी कॉटन की ये ना हो कि जहाँ कॉटन की प्रोडक्टिविटी कम हुई हमारे किसान ने काश्त करना छोड़ दिया। अच्छा, हमने ये ना सोचा कि हमारा मेन एक्सपोर्ट का जो अर्निंग सोर्स था वो हमारे पास कॉटन ही था, तो हमें कॉटन की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, बेटर सीड्स अवेलेबल होने चाहिए और बेहतरीन पेस्टिसाइड्स हमें
बदले में तैयार करनी चाहिए, इसको मज़ीद रिसर्च और डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर सके, एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और इसी तरीके से हमारे पास जो अदर आइटम्स गो के वो कम मिकदार में है, इनकी मतलब वर्ल्ड्स के अंदर डिमांड इतनी नहीं है, बट हमें उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। जैसे हम एक वीट ग्रोइंग कंट्री है, वीट हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। और जिससे हमारे पास एडिबल ऑयल्स हैं, हम खुद उन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए था। और सबसे अब दो चीजें आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी दो हैं। अब हमें जो है ना एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करना चाहिए और इंपोर्ट को भी कम करना चाहिए। जो हमारी अननेसेसरी आइटम्स हैं, अब हमें उसकी इंपोर्ट्स को रोकना चाहिए, तब हमारा जो है नेट एक्सपोर्ट बेहतर होगा। अब ये कि एक साइड पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, हमारी एक्सपोर्ट जो पहले से भी कम है और बेटर नहीं हो रही, हम इसकी जनाब तवज्जो भी देनी चाहिए, हमें इसकी क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, ये हम एक साइड पे कोशिश करें। दूसरी साइड पे जो हमारा रिच है, जो इनकम हाई इनकम ग्रुप है, वो हमेशा इंपोर्टेड प्रोडक्ट परचेज करता है, उनको चाहिए कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को परचेज करें। सर, हमारी क्वालिटी के हवाले से भी बात आ जाती है ना। अच्छा, क्यों लोग इंपोर्टेड चीजों की तरफ जाते हैं? क्वालिटी को देखते हुए इसमें पाकिस्तान में हमारी कैटेगरी बना दी जाती है। देखिए, क्वालिटी भी है और हम थोड़ा सा ना वो जिसे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं ना, कि जी हम वैसे कॉन्शियस होते हैं, मतलब कि जी फॉरेन गुड्स के ऊपर हम थोड़ा सा स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं। वो तो बहुत ज्यादा ही खैर हो गया। व्हाई नॉट वी यूज द सुजुकी कार, हम कहने जी हमने इंपोर्टेड गाड़ी लेनी है। जब इंपोर्टेड गाड़ी लोगे तो डिमांड फॉर डॉलर तो इंक्रीज होगा आपके पास। अच्छा, जो हमारा जरूर जैसे ऑयल है, हमारी नीड है, हमें इंपोर्ट करना है। अब कोई ऐसी अननेसेसरी आइटम्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनकी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहिए, इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए, फिर जाके हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, एक्सपोर्ट बिल इंक्रीज होगा, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बेहतर होगा और इधर हम एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे। हाँ, इस सूरत हाल में हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज होगा। दूसरी जो बात मैंने पहले दरमियान में रह गई थी, वो है हमारा वर्कर रेमिटेंस। गो कि हमारा वर्कर रेमिटेंस अच्छा खासा 29 बिलियन हम अर्न कर रहे हैं, इसे मजीद इंक्रीज करना चाहिए। और मैं उस सर की उस बात से बिल्कुल मैं एग्री भी करता हूँ कि एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं ब्रेन ड्रेन का, कि जी हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो हमारा मतलब ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं जाते, क्या अपने मुल्क के अंदर सरप्लस में रह जाए, अनयूटिलाइज जा रहे हैं, तो रिसोर्स अनयूटिलाइज तो नहीं। हाँ, या तो फिर हमें टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्स इतने नहीं है, फॉरेन से हमें पिछले को देखें 1 साल से बल्कि 2 साल से हमें बाहर से किसी किस्म को कोई एड नहीं मिल रही, ना कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वो लोग फील करते हैं जी हम जाकर अपना समय यहाँ ज़ाया कर दें, क्यों हम इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर। या तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए, हमें अपनी साख को बेहतर करना चाहिए, फिर वो आके हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। क्योंकि फॉरेन एड का मतलब ही ये होता है कि वो रिसोर्सेज जिनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमारे पास सेविंग पोटेंशियल नहीं है, तो फिर इस गैप को पूरा करने के लिए हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, फॉरेन फंडिंग लेकर आते हैं। अच्छा, वो आएगी तो फिर तो हम अपने जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकेंगे। अगर वो भी नहीं आ रही तो फिर क्यों ना हो कि उस सरप्लस लेबर को जी ब्रेन ड्रेन की बड़ा नुकसान है। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा है ब्रेन ड्रेन, यानी अनयूटिलाइज रखने से बेहतर है कि कहीं जाकर काम करेगा, अपने मुल्क में वापस कोई फॉरेन वर्कर रेमिटेंसेस भेजेगा, फिर तुम्हारे हालात बेहतर होंगे ना। इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट को हम कहते हैं ना, 2 चीजें करंट अकाउंट में आती हैं, एक होता है नेट फैक्टर पेमेंट और एक होता है सरप्लस एक्सपोर्ट, नेट ट्रेड जिसे कहते हैं। इन दोनों में से दोनों को इंक्रीज करें, तब उधर इंपोर्ट बिल को कम करें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। सही, जाहिर सी बात है, एक टॉपिक ऐसा था इसमें जितनी भी बात की जाए वो मैं समझती हूँ कम है। टाइम भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल हमारा एंड हो चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप हमारे शो का हिस्सा बने। सर, आपका भी शुक्रिया, दोनों एजुकेशनल से आज मजा आया बात करके। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।